I'm so sorry, I'm sitting in class 9 book 3 chapter number 5a डायनामिक्स। और आगे हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जी, व्हाई इज मैथ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि हमारे पास जो मैथ है मैटर की, हम लोग उसे क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वेट, और ये किस तरह से वेट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन लोकेशन। और ये किस तरह से जो है वेट डिफरेंस है, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट है लोकेशन से। अगर लोकेशन चेंज हो जाए ये हमारे पास सेम ही रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है वो उसका मैथ होता है। ठीक है, और देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे ले जाओ, ठीक है, लाइक स्पेस के अंदर ले जाओ, मून के ऊपर ले जाओ, मार्स के ऊपर ले जाओ, किसी और गैलेक्सी के अंदर ले जाओ, किसी मल्टीपल यूनिवर्स में ले जाओ, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना ही रहेगा। जब उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना ही रहेगा तो उसका मतलब मैथ भी उसका उतना ही रहेगा, तो वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब आई थी बात वेट की, तो वेट हमारे पास होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने, जब उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लेके आते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आते हैं, तो जो फोर्स पे लग रही होती है वो उसका वेट होता है। इट्स क्लियर। तो देखो हमारे पास जो अर्थ है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो और है। अगर हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, लाइक मून पे आते हैं, तो मून पे 1/6 रह जाती है अर्थ की निस्बत से। ठीक है, मतलब वहां पर कम होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, किससे, अर्थ से। तो इसका मतलब वहां पे वेट भी इसका कम हो जाएगा। मीन्स से दैट जो वेट होता है वो लोकेशन के साथ वेरी करता है। इसी वजह से हम देखते हैं वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अगर आपने कभी मूवीज के अंदर देखा हो या क्लिप्स के अंदर देखा हो, तो वहाँ पर जंपी लाइक वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। क्यों? तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है जी, उसकी कम है। इट्स क्लियर। कहता है पढ़ते हम लोग इसको, कहता है जी मैथ इज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स। यानी कि हमें बता रहा होता है कि अमाउंट ऑफ उसकी मैटर की होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैथ जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, क्योंकि ये मैटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। इट इज एन ट्रांजिट क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑब्जेक्ट लोकेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई वो हमारे पास लोकेशन के साथ उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। थिंक ऑफ स्टफ दैट मेक्स अप द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वो इसने बात की जो उसका जो स्टफ है, ठीक है, जिससे बना हुआ है वो उतने को उतना रहेगा जिसमें भी लोकेशन दे जाए। ठीक है, तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि मैथ है वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं करता है, वो सेम ही रहता है। Next item weight. So on the other hand, the force that resulting from the gravitational attraction between two objects, such as object and the earth, it is a measure of how strongly gravity pulls on object. ये हमारे पास है किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी तेजी के साथ जो उसको जो लगने जो फोर्स है वो हमारे पास उसका वेट होगा, जो कि लोकेशन के साथ वेरी करता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं mass remains constant no matter where the object is located, whether you are on earth, moon, in space, and the mass of object stays the same. इसलिए हमारे पास आप किसी जगह पे चले जाएं तो वो सेम ही होगा। इसको मैंने वही बता दी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें तो किसी भी जगह पे चले जाएं, स्पेस के अंदर, मून पे चले जाएं, आप मल्टी जो हमारे पास गैलेक्सी है उसके अंदर चले जाएंगे आप, तो आपका मैथ सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो वेट होगा वो वेरी करता है, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ठीक, दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फील्ड है वो वेरी करती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ की ग्रेविटेशन फील्ड है वो भी हमारे पास वेरी करेगी। लाइक हमने बात भी की, हमारे पास जो मून है उसकी 1/6 है किससे, अर्थ से। इस वजह से वहाँ पर जो वेट होगा वो क्या होगा, 1/6 कम होगा अर्थ की निस्बत से किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो कह रहा जी वेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. For instance, an object weight less than on moon than earth because the moon's gravity is weak. क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी वो हमारे पास क्या है, वीक है। अब इसके बाद आपको बताता हूँ रीजन क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास पता है F इक्वल टू ग्रेविटेशन फॉर्मूला G(m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। देखो ये फोर्स जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैसेज के। अब देखो अर्थ और सब्जेक्ट का जो मैस है उनमें डिफरेंस है, उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास ओवर आएगा। लेकिन अगर बात करो मून की और सब्जेक्ट की, देखो मून का भी साइज कम है, इसका उतना कितना है, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। दोबारा सुने, तो बाकी जितना ज्यादा मैस का रेशियो होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी। देखो अर्थ बढ़ी है मून से, तो अर्थ की और सब्जेक्ट की जो रिजल्ट आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड का
ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा आएगा। लाइक मैं बात करूँ तो नंबर देता हूँ लाइक दिस, एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रॉपर्ली समझते हैं। तो देखो इसको मैंने नंबर दे दिया 4 दे दिया, इसको मैंने दे दिया 2 और इसको 1 दे दिया। ठीक है, तो देखो फोर्स क्या रही है, फोर्स क्या रही है, अगर हम ऑब्जेक्ट के मैसेज को मल्टीप्लाई करें, लाइक अगर हम बात करें अर्थ और उस ऑब्जेक्ट की, तो 4 मतलब क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या है 4। लेकिन अगर मैं मून की बात करूँ तो आंसर क्या आएगा, वो हमारे बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 2। तो देखो उसका आंसर क्या है, उसके ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, कम आया। तो कम आया मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ज़्यादा उसको रिजल्ट आएगा, यानी उसका मैसेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो किस तरह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारा जो मून है उसका साइज कम है तो डेट इज वाई जो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होंगे, तो देखो हमारे पास मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसे केजी कहते हैं, और एक हमारे पास ग्राम में करते हैं। जनरल में हर से यूनिट में किलोग्राम में ही करते हैं। और जो वेट होता है वो हमारे उसका यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या हमारे पास होगा, न्यूटन होगा। दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, न्यूटन किस बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप वो क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन डिटरमाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कंपेयर टू द मून। तो हमें बताना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस तरह से जो है वो डिटरमाइन करती है वेट ऑब्जेक्ट पे एज कंपेयर टू द मून। तो अभी एक्सप्लेन आपको एक्सप्लेन मैंने किया है कि हमारे पास किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो आइए इसको रीड आउट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। इट इज एसेंशियली द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। कि वहाँ पर मौजूद ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कितनी है उस लोकेशन के ऊपर। जैसे कि हम बात करें अर्थ की ग्रेविटी की, तो अर्थ हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड देन द मून, क्योंकि मून और इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेशियो उसका कम आएगा रिजल्ट बनस्बत हमारे पास अगर अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का लेने की। अर्थ हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन फिर भी हमारे पास मून का और उस ऑब्जेक्ट का कम ही रेशियो आएगी, उसका रिजल्ट रेशियो कम में आएगा किससे, अर्थ के साथ से। इसी साथ बात करूँ मैं जुपिटर की बात करूँ तो जुपिटर की फील्ड क्या होगी, रिजल्ट तो क्योंकि वो अर्थ से भी बड़ा है। अगर सन की बात करूँ तो सन इन सबसे बड़ा है तो उनकी ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। क्लियर, तो इस तरह कह रहा हूँ। तो दिस मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ सरफेस इज ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जमीन की तरफ ज़्यादा तेजी से आएगा एज रिजल्ट ऑब्जेक्ट ऑन वेट मोर देन हमारे पास अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो उसका वेट होगा अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा होगा देन मून, अगर वो ऑब्जेक्ट मून पर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मून ग्रेविटी क्या होती है। अब मून ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली वीकर देन अर्थ, मतलब हमारे पास क्या है 1/6 लेस देन है किससे, अर्थ से। जिस वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड रिजल्ट इन स्मॉलर पुलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि उतना ही कम उसके ऊपर फोर्स लगाया है। कॉन्सिक्वेंटली ऑब्जेक्ट वेट लेस देन ऑन मून, तो इसका मतलब क्या है उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा जी, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे टीवी होगा तो वेट का स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोल की, तो हमारे पास जो मैथ उसका रोल हमारे पास कहता है व्हाइल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है, इसका वेट हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑब्जेक्ट मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट डज नॉट चेंज विद लोकेशन। तो मास हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है किस चीज की, मैटर की, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता। तो आई होप हमें लगी होगी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरह से हमारे पास जो फील्ड है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है और किस तरह से हम लोग अपने वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो इन शॉर्ट यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो रेशियो है जिन दोनों ऑब्जेक्ट जो मैंने आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो कितनी है। तो जितनी ज्यादा उसकी मास की प्रोडक्ट होगी उतना ही ज्यादा वहां पर वेट होगा। ठीक है, और जितनी कम होगी उतना ही कम उसका। लाइक अर्थ की हमने मून की एग्जांपल देखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा 3 कि हाउ डज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, वो सेम चीज आ गई कि हमारे पास किस तरह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ था वो वेट को मेजर करने में हमारा
जो किरदार अदा करती है वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ दैट अफेक्ट्स द मेजरमेंट्स ऑफ द वेट, द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशन फील्ड द ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी गिवन मास। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वेट होगी किसी उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास का जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है। तो वेट इज अ फोर्स, वेट हमारे पास होती है फोर्स होती है, तो वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो वेट हमारे पास क्या है, जो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट पार्टिकुलर लोकेशन। तो ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ क्या होती है, तो लाइक जैसे अगर बात करूँ ये रखा हमारे पास, तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ इधर तक है। ठीक है, यहाँ भी इसकी सोलर स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ और स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पड़ा हुआ है, तो वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है जो उसको खींचेगी, वो हमारे पास उस लोकेशन की, उस पार्टिकुलर स्पेस की, उस पार्टिकुलर पॉइंट की क्या उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। यानी उस जगह पर मौजूद जो उसकी ताकत होगी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की, वो उसकी कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रिलेशनशिप, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो एफ में डब्ल्यू इक्वल टू किस बराबर होता है, एम जी बराबर, यानी कि हमारे पास वेट इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका वेट होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर मास व्हाट इज इंपॉर्टेंस टू कैलिब्रेट द बैलेंस बिफोर टेकिंग मेजरमेंट्स, what factors could affect the accuracy of mass measurements। तो कहते हैं हमारे पास क्या है जी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस यूज कर रहे होते हैं मैथ्स को मेजर करने के लिए, तो ये क्यों जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेशन कर लें, उसको चेकआउट कर लें, उसकी रीडिंग को हम लोग पहले क्यों चेक करते हैं कि वो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट दे, लाइक 0 आया हो पहले। ठीक है, और किन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास एक्यूरेसी में जो खराश आती है, ये मतलब जो मसला आता है वो किन की वजह से आती है, वो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं। और ऐड दें इसके बारे में ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछे होने के बाद हम इसको फिर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन की डिफरेंस है वो ज़्यादा क्लियर आउट होगी। तो कहते हैं जी कैलिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी मैथ्स में। मैथ्स तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसकी कैलिब्रेशन क्या होती है, उससे हम लोगों को उसका जो मैथ्स होता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ओवर टाइम फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मैकेनिकल वेयर एंड इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट कैन अफेक्ट द बैलेंस एक्यूरेसी। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर के बनने से मेरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास जो मैकेनिकल उसकी वेव्स है, मैकेनिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी वजह से या इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट जो है उनकी वजह से, हमारा जो कंप्यूटर होता है उनकी वजह से मसला होने की वजह से हमारे पास कहते हैं बैलेंस में एक्यूरेसी में हमारे पास इफेक्ट होते हैं। कैलकुलेशन एडजस्ट बाय बैलेंस इंटरनल सेटिंग्स टू कंसंट्रेट फॉर दिस फैक्टर्स इंश्योरिंग द मेजरमेंट्स और रिलायबल, मतलब मेजरमेंट हमारे पास रिलायबल हो। अब इन फैक्टर्स को जब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या होती है। The change in temperature can affect the balance internal components leading to varied measurements। देखो मैं कैसे कहता हूँ, समझ तो नोट ये कहना चाह रहा है। तो देखो ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अब ऐसे में हम पढ़ के हैं कि हमारे पास क्या है जी, इसके नीचे हमारे पास लोड सेल लगे होते हैं ना। अब जो भी हम लोग वेट इसके ऊपर रखेंगे, सॉरी मैस रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वो जो इस पर रखेंगे तो ये फोर्स इस पे लगाया हुआ है जिसकी वजह से कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी हमारे पास कंप्रेस हो जाएंगे। जो कंप्रेस होते हैं ये अगर सिग्नल पे देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इस पर रीडिंग आती है इसकी एलसीडी पे। तो देखो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये हमारा जो लोड सेल्स है इनका जो हमारे पास जो लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। लाइक जैसे पता है हमारे पास मदर गर्म होने पर बढ़ता है और ठंडा होने पर सुगड़ता है ना। तो ये चीज यहाँ पे मतलब उसके स्विच या उसका कंप्रेस जो हो रहा है वो उसमें चेंजिंग आएगी। तो दैट इज वाई वहाँ पर जो रीडिंग होगी क्योंकि वो उस तरह से जो है स्टिच नहीं हो पाएंगे, कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, सॉरी स्टिच में कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। जब उस तरह से कंप्रेस नहीं हो पाएंगे वो तो वो प्रॉपर्ली सिग्नल अगर ट्रांसमिट नहीं करेंगे, जब प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट एंड रिपेल विद ईच अदर लीडिंग टू इनएक्यूरेट रीडिंग्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो चुका है तो उनके दरमियान इंटरेक्शन बन जाएगी जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्ली जो है वो रीडिंग नहीं मिलेगी, इनएक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, नंबर 3 पर जी एयर करंट, एयर की वजह से जो एयर फ्लो कर रही है उसकी वजह से। तो कहता जी
एयरक्राफ्ट कैन डिस्टर्ब द बैलेंस एंड अफेक्ट द मेजरमेंट्स। अगर हवा कर दिया है, ठीक है, तो वो आपकी जो बैलेंस है वहाँ पर इम्बैलेंसिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो मैथ है उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है। इसके बाद वाइब्रेशन, अगर आपका जो पैनल है जिसमें वेट पैनल कर रहे हैं, अगर वो हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब आपके जो रीचेज सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं हो रहे, ये प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं हो रहे, और जो रीडिंग्स हैं वो नहीं भेज पाएंगे, सिग्नल्स नहीं भेज पाएंगे, इसलिए आपको प्रॉपर रीडिंग उसकी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है वाइब्रेशन फ्रॉम नियर बाय इक्विपमेंट एंड मशीन्स कैन इंट्रोड्यूस एरर्स इनटू द मेजरमेंट। ठीक है, मतलब जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर, मशीनरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है मतलब एरर की वजह से, मेजरमेंट की वजह से। आया ऑपरेटर एरर, ऑपरेटर आप जो हैंडल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, आपको चलाना नहीं आता, ठीक है, आपको ऑपरेट करना नहीं आता, तो इस वजह से भी आपका एरर आ सकता है। तो कह रहा है इनएक्यूरेट हैंडलिंग ऑफ बैलेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट being weight can lead to inaccurate result। ठीक है, आप प्रॉपर तौर पर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट को, तो आप इस तरह से जो है आपको इनएक्यूरेसी आएगी इसके रिजल्ट के अंदर। लास्ट है जी बैलेंस मिस एलिजिगेंट। तो मतलब इफ बैलेंस इज नॉट लेवल, अगर बैलेंस लेवल नहीं होगा, ठीक है, लाइक अगर आपका जो ऊपर पैनल है वो टेढ़ा पड़ा होगा, तो एक तरफ ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, यानी प्रेशर अप्लाई होगा, दूसरी तरफ कम फोर्स अप्लाई होगी, तो आपके सिग्नल्स है प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो भी इनएक्यूरेट मिलेगी। तो इन शॉर्ट फॉर्म फैक्टर में देखा कि हमारे किस तरह से हमारे जो पैनल है, हमारे सेल्स हैं, उनके ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो इनप्रॉपरली इनएक्यूरेटली आगे ट्रांसमिट होते हैं, जिस वजह से हमें जो रीडिंग है वो इनएक्यूरेट मिलती है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जी तो मैंने हमारे फैक्टर्स जो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम लोग यूज़ करते हुए इसकी रीडिंग को एक्यूरेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास मसले आ रहे हैं उनको कम से कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी कैलिब्रेट रेगुलरली, इसकी कैलिब्रेशन करें, चेकआउट करें कि हमारे पास जो है ये प्रॉपर्ली जो है वर्क कर रहा है, यानी कि इसकी जो रीडिंग्स है वो सही दे रही है हमें या नहीं दे रही। फॉलो द मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कैलिब्रेशन प्रोसीजर। तो आप जो वेट को कैलिब्रेट कर रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ें, जो के साथ आपको मैनुअल मिलता है। यूज द बैलेंस इन स्टेबल एनवायरनमेंट। तो आप जो बैलेंस होता है उसको स्टेबल एनवायरनमेंट रखें। अवॉइडिंग एरिया विद सिग्निफिकेंट टेंपरेचर, जहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो, आपकी एयर करंट हो या वाइब्रेशन हो, इन एरिया से आप लोग उनसे इज्तनाब करें और वहाँ पर सकें जहाँ पर इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। हैंडल ऑब्जेक्ट केयरफुली, और उस पर जो ऑब्जेक्ट रखें केयरफुल रखें। अवॉइडिंग टचिंग द वेटिंग पैनल एंड द ऑब्जेक्ट विद बेयर हैंडल टू मिनिमाइज द एक्यूस्टिक इफेक्ट। लाइक आप अपने हाथों को जो है उसके पैनल को बना रखें, उसको वेट को प्रॉपर्ली ऊपर रखें, लाइन करें और कोशिश करें कि सिर्फ उसके ऊपर वेट ही पड़ा हो जिसके ऊपर आप मेजर करना चाह रहे हैं। लाइक किसी मैच को मेजर करना चाह रहे हैं, सिर्फ वही इसके ऊपर पड़ा हो। इट्स क्लियर। जीरो द बैलेंस बिफोर ईच मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है उसको टॉर करें, मतलब उसको जीरो करें, ताकि जो है लाइक दिस के उसके ऊपर टेस्ट आ लाइक कोई चीज़ पड़ी हुई थी, उसकी रीडिंग जो है वो पहले से रीड आउट हुई थी, वो इसी को यूज़ करते हुए वो दोबारा आपको फ्लक्चुएट करके वैल्यू देता है, लेकिन एरर आ जाता है वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है हमेशा कभी जब आप वेट को मेजर कर रहे हो, अपने वेट को चेंज किया, जो मैथ का दूसरा को वेट अपने लेना था, उस मैथ को तो मेजर करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका जो है टॉर जीरो बटन जो है क्लिक करना पड़ेगा, ताकि सारी वैल्यू जीरो जाए, ताकि आप नए सिरे से जो है उस मैथ को मेजर कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है यूज अप्रोक्सीमेशन वेट कंटेनर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास होता है कि वेट कंटेनर लाइक आप ऑयल लेने जाते हो, तो आप किसी कैन के लेने जाते हो, ठीक है, जो जैसे उसके अंदर आप रखते हो वेट बैलेंस के ऊपर, तो उसका वेट उसके अंदर आता है, और जो चीज़ उसके अंदर सेट करेंगे वो आपको उतनी ही कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोतल का, उस कैन का भी वेट आ रहा है, उसका मैस आ रहा है ना। तो देखो, तो आपने करना क्या होता है, उसके ऊपर एक बटन होता है जिसको टॉर कहते हैं, आपने वो क्लिक करना है, जिससे होता है उस जो वेट होता है जो आपका बोतल या कैन है उसको वो जीरो नेगलेक्ट कर देता है, उसको जीरो कर देता है, यानी उसको शामिल नहीं करता, तो आपको जो वैल्यू होती है वो प्रॉपर्ली पूरी की पूरी मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है चूज द कंटेनर दैट हैज क्लीन एंड ड्राई टू अवॉइड इंट्रोड्यूस एडिशनल वेट। ठीक है, आप एडिशनल वेट ना आए, वो नंबर 2 पे आप करें टॉर का यहाँ पे यूज करें, ताकि वो जो बैलेंस है, जो कंटेनर है वो भी नेगलेक्ट हो जाता है, जो चीजें उसमें आ रही है वो आपकी प्रॉपर्ली आपको पूरी मिले। ठीक है। लास्ट वन इज फॉलो द बैलेंस स्पेसिफिकेशन ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो आपको प्रॉपर्ली जो सारा मैनुअल मिलता है, गाइडेंस मिलती है, उसको रीड आउट करें ताकि आप प्रॉपर्ली तौर पर इसको चला सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने देखा था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, इसमें जो हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, वेरिएशन आती है, इनएक्यूरेसी आती है, किन फैक्टर्स की वजह से आती है, और
और आज दिन हमने देखा कि हम किस तरह से इनको जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। 5. Imagine you have a spring scale, ठीक है, जिसे हम फोर्स मीटर भी कहते हैं, कैलिब्रेटेड इन लोकेशन विद हायर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन अर्थ है कि हम लोग उसके जो वेट को कैलिब्रेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो हम लोग किस लोकेशन पर कर रहे हैं जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो अर्थ से भी ज़्यादा है। हाउ वुड द स्केल बिहेव्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और ये किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, जब हम लोग उसी वेट को जो है वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लेंगे अर्थ के ऊपर। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू दिस बिहेवियर, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं वेट के बिहेवियर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है व्हेन यूजिंग स्प्रिंग स्केल कैलिब्रेशन लोकेशन विद हायर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन द अर्थ ऑन अर्थ इट वुड शो द लोअर वेट फॉर सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास अगर स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, जो फोर्स बैलेंस है, अगर हम उसे यूज करते हैं फोर्स मीटर को कैलकुलेट करने के लिए, अगर हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन अर्थ से, तो अगर हम उसी को जो है दोबारा अर्थ पे करेंगे तो हमें लोअर वैल्यू देगा सेम ऑब्जेक्ट की, किससे, उस लोकेशन से जहाँ पर ज़्यादा फील्ड थी। मतलब अगर बात करें ये हमारे पास ओल्ड लोकेशन थी, ये हमारे पास अर्थ थी, अगर हम लोग वेट किसी मैस की किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर उसका वेट जो है वो ज़्यादा आएगा बनिस्बत अर्थ से, ठीक है, अर्थ पर कम आएगा इसके रेफरेंस से। तो ये वो यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने बात अभी बताई आपको। तो हमारे पास रिलेशन होता है चैप्टर क्वेश्चन में 1 में हमने इसे डिटेल से देखा। अगर मैं दोबारा लेकर जाऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्ली से देखा, स्टडी किया किस तरह से जो है उसका बिहेवियर होता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का जो इंटरलेशन होगा किसी ऑब्जेक्ट और इसका ज़्यादा होगा प्रोडक्ट, तो उसके यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा होगी, यानी वेट ज़्यादा होगा किसी भी मैथ का। और क्योंकि अर्थ जो है इससे छोटी है, मतलब इसकी वैल्यू इससे वेट की कम ही होगी। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि फैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है द स्प्रिंग कैलिब्रेशन। So the spring inside the scale is calibrated based on the gravitational forces it experiences during the calibration. तो जो स्प्रिंग होता है स्केल के अंदर वो हमारे पास जो बेस होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि वो एक्सपीरियंस करता है ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन, उसकी काउंटिंग करते हुए। In a higher gravitational field environment, the spring would be stretched more to accommodate the same weight. तो क्या होगा जब ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्ट्रिच होगा, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो ज़्यादा शो होगा, ज़्यादा आपको मिलेगा। When bound to Earth, where the gravitational field is weaker than this location, the same weight would be stretched springless. तो वहाँ पर अगर उसी सेम वेट को सेम उसका वेट लेंगे मैथ का तो वो उसकी बनिस्बत कम स्ट्रिच होगा, लीडिंग टू लोअर रीडिंग्स ऑन अ स्केल, और वो कम रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थ पर उससे कम ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो कम फील्ड है तो कम स्ट्रिच होगा और कम रीडिंग देगा। नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स है, weight is directly proportional to the gravitational forces acting on object. In a weaker gravitational field like Earth, the force acting on object is less, resulting in a lowering weight reading on scale. तो इस वजह से हमारे पास क्या है, जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। तो आई होप को क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, इन स्पेस। हाउ कैन एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस apparent weightness while still having mass, ठीक है। What role does the absence of significant gravity plays in this phenomena, ठीक है। जो इनका जो वेट होता है वो किस तरह से लेस होता है, यानी वेटनेस कैसे होती है, वो भी चीज़ है, ठीक है। और नंबर 2 पे किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरह से अपना रोल अदा करती है, हम लोगों ने इससे स्टडी करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी, वेटलेसनेस is a phenomena experienced by astronauts in orbits. While it might be seen contaminative, astronauts in orbit have still mass, कि उनके अंदर उसके जो सिस्टम होता है जिनमें रह रहे होते हैं, जो कैबिनेट्स होते हैं उनके, उनमें उनका मैस जरूर होता है। However, they feel weightless due to the specific conditions known as free fall. लेकिन उनका जो वेट होता है वो इनको जो है वो जीरो लग रहा होता है, उनका वेट नहीं होता। क्यों? फ्री फॉल की वजह से। अब फ्री फॉल क्या है जी, फ्री फॉल occurs when object is falling freely under the influence of gravity. जब हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है अंडर द ग्रेविटी की फील्ड में आए और वो फ्रीली फॉलिंग कर रहा हो। फ्रीली फॉलिंग क्या होता है बेटा, मेरे समझ जाओ, जब हमारे पास कोई मैस हो और उस पर लगने वाले जो ड्रैग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, लाइक हमारे पास एयर है, ठीक है, वो ना लग रही हो तो फ्रीली वो फॉल करता है। जो फ्रीली वो फॉल करता है, ठीक है, सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, यानी आइसोलेटेड सिस्टम हो,
ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, दूसरी फोर्सेस जो अप्लाई ना हो तो वो फ्री फॉल कहलाता है। ठीक है। तो इन दिस स्टेट देयर इज नो सेंसेशन ऑफ वेट, तो यहाँ पे कोई वेट की सेंसेशन नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस पुशिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइक दिस अगर बात करें ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ से हम लोग सब चीज़ें निकाल रहे, सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रही हो तो कोई दूसरी फोर्सेस को उसके ऊपर नहीं लगी जो उसको वहां पे जान पे रोके, तो वो क्या होगा, फ्री फॉल होगा। इस वजह से उसको अपना वेट महसूस नहीं होता। अब बात करें मैं हमारा जो वेट है, अगर बात करें ये सरफेस हम खड़े हैं, ठीक है, तो ये हमें जो महसूस हो रहा है हमारी नॉर्मल फोर्स जो सरफेस हमारे पाँव पर लगा रही है उस वजह से हो रहा है। ठीक है। लेकिन लग जो होता है वो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से होता है, बट जो महसूस होता है वो हमें कैसे हो रहा है, हमारे पाँव पर लगने वाली नॉर्मल फोर्सेस पे। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल मतलब क्या, वहाँ पर सारी जो फोर्सेस होंगी नेगलेक्ट होंगी एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स, तो वो होगा फ्री फॉल होगा। इस वजह से उनको अपना जो वेट है वो वेट उसका जो मैस होता है बट वो वेटलेस हो जाते हैं। इट्स क्लियर। तो अब हमारे पास ये रोल ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर क्या होता है, तो कहते हैं अर्थ ग्रेविटी इन इवन इन ऑर्बिट अर्थ ग्रेविटी स्टिल एक्टिंग ऑन एस्ट्रोनॉट्स, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल अर्थ की जो ग्रेविटी वो लग रही होती है, होवेवर इंस्टेड ऑफ पुलिंग देम डायरेक्टली टुवर्ड द अर्थ सरफेस इट पुल देम टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर मतलब टुवर्ड द अर्थ हमारे सरफेस पे उसको खींचने की बजाय उसको उसके सेंटर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है। और ऑर्बिटल मोशन कहते हैं टू काउंटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थ ग्रेविटेशन पुल, astronauts and their spacecraft are in a constant orbit motion. This orbital motion provides the necessary centripetal force to keep them in circular path around the earth. ठीक है। तो हमारे पास ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पर मौजूद सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर मोशन करती रहती है, और इस वजह से कहते हैं कि मोशन होती है वो इनको जो है वो सर्कुलर पाथ वो प्रोवाइड करती है ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है। जिस वजह से वो उस पाथ में मूव करते रहते हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है। और एट द बैलेंस एक्स क्या होती है, तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी एंड द ऑर्बिटल मोशन क्रिएट द स्टेट्स ऑफ continuously free fall since there is no external forces pushing against the astronauts body they feel weightless। तो इस वजह से हमारे पास वो वेटलेस जो हैं अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि उन पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करी होती है, दूसरी फोर्सेस नहीं होती। इस वजह से वो अपना जो वेट होता है उसको वेटलेस महसूस करते हैं। उनका वेट होता है जरूर है बट वो फ्रीली फॉल होते हैं क्योंकि उनको महसूस नहीं हो रहा होता। तो ये था चला जिसमें देखा था चैप्टर नंबर 5 डायनामिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये था चला फिर भी किसी क्वेश्चन को डाउट हो क्यों लगे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमेशा कोशिश होती है कि आपको ये बेस्ट वीडियो लेके आए, इसलिए PDF नोट्स को आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।